हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्वालिटी जीएस क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस जो क्वालिटी जीएस क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपका टेस्ट सीरीज। जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो आज के समय में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे अगर यूपीएससी की हम बात करें जिसमें यूपीएससी का भी आपका हो जाएगा, प्लस बीपीएससी जो अभी एडीओ कंडक्ट कराने, एडीओ जो एग्जाम आपका होने वाला है जो जनवरी में डेट दिया गया है। तो आज जानते हैं आज के समय में क्या हो रहा है कि बीपीएससी का जो अभी 70वीं 71वीं एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का आपने पैटर्न को देख लिया। जो बीपीएससी का 70वीं था उसमें क्वेश्चन का पैटर्न को आपने देखा, तो आप कट ऑफ को भी अभी देखे होंगे जो कल के ही डेट में कट ऑफ भी आया है जिसमें 88 कट ऑफ जनरल का गया। तो क्वेश्चन का जो लेवल था दोस्तों, वो उस लेवल से हमें यह पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी आप पूछने लगी है। तो यूपीएससी पैटर्न की तरफ वो क्या होने लगी है, उस तरह से झुकाव यूपीएससी पैटर्न की तरफ हो गया है। तो इसलिए हम यह जो सीरीज है इसमें हम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे भी जो आयोग वाला जो एग्जाम होता है, चाहे आप यूपीएससी बीपीएससी एडीओ कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपका बनने वाला, चाहे आप जनरल कंपटीशन की भी किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम आपका इसमें क्या होता है, कवर आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वन लाइनर नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो इसी में अगर आपको जैसे यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में पूछा गया तो इसमें से एक लाइन अगर आपसे उठा उठा के पूछ दिया जा रहा तो क्या होगा, वो क्वेश्चन भी जो जीके जीएस का क्वेश्चन अलग नहीं होता है, उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर वहां पर दो तीन स्टेटमेंट दे दिया गया तो वो यूपीएससी का हो गया, उसी में अगर एक स्टेटमेंट दिया तो वो आपका बीपीएससी का हो गया। या बोल सकते हैं दरोगा जो बिहार जैसा है दरोगा का होने वाला है, या दिल्ली एसआई का होने वाला है, या बोल सकते हैं आप सीजीएल में सीएचएसएल में आ जा रहा है। नहीं तो फिर अगर बात करें तो जैसे यूपी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो हर एक एग्जाम के द्वारा अब बढ़ाया जा रहा है। जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सारे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जो हमारा अगर बात करें यहाँ कम्पिटिटिव, आप सारे एग्जाम्स कंपटीशन देख रहे हैं तो कितना ज्यादा आपका बढ़ रहा है। चाहे अगर देखें स्टूडेंट की संख्या की बात करें तो 10 लाख 12 लाख फॉर्म की जो संख्या है वो आपको बढ़ रही है। इसके कारण थोड़ा सा इस रिजेक्शन, क्योंकि पीटी एग्जाम रिजेक्शन प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीपली बोल सकते हैं, गहराई से आपको चीजों को समझना पड़ेगा और डीपली आपको थोड़ा सा एनालाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो ये हमारा सीरीज रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है, जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो समझ गए क्या इसमें हम तैयारी करेंगे कि किस एग्जाम्स को यहाँ पर हम एक नज़र में रखते हुए, या बोल सकते हैं कि उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये एक टेस्ट सीरीज टाइप से है, तो इसमें टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और प्लस इसमें जो सॉल्यूशंस होगा वो सॉल्यूशंस आपको अच्छे से यहाँ डिस्कस करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात यहाँ पर किया जाए तो सिटीजनशिप के बारे में दिया हो, जो कि एक पॉलिटी का आपका क्या है, ये जो बोल सकते हैं क्वेश्चंस है, तो राजनीतिक विषय का है। तो a citizen may lose his her citizenship when the citizens have been ordinarily resident out of India for 5 years continuously। क्या बताया जा रहा है कि एक सिटीजन अपना रेसिडेंट, यहाँ पूछा जा रहा है कि सिटीजनशिप आप लूज कैसे करते हैं। नागरिकता जो है भारत का, नागरिकता या भारत का जो सिटीजनशिप आपने इंडिया का लिया है वो लूज कब कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आपको सिटीजनशिप से या आपको आपको निकाला जा सकता है, या सिटीजनशिप का आपका बर्खास्त किया जा सकता है या आपको हटाया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले कि अगर 5 साल आप कंटिन्यूअसली बाहर रह रहे हैं, मतलब 5 साल तक आप भारत में रह ही नहीं रहे, आप भारत के हैं मतलब कि रेसिडेंट है आप यहाँ के, डोमिसाइल आपका यही है, लेकिन फिर भी आप बाहर रह रहे हैं मतलब विदेश में रह रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि सी हैज सोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या किसी तरह का आपने क्या किया, डिसलॉयल्टी शो किया, मतलब किसी तरह का आपने सत्कार आदर नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी तरह से बोल सकते हैं कि गाली दिया है, गरियाया है, या बोल सकते हैं उसके जो पब्लिक ऑफिस है, या झंडे की बात कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं किसी भी नेशनल एंथम को आपने सही से बोल सकते हैं एक सम्मान एक सत्कार जो देने की बात की जाती है वो आपने नहीं दिया है, या बोल सकते हैं संविधान को आपने डिसलॉयल किया, मतलब संविधान को आपने अच्छे से सत्कार नहीं दिया, संविधान का पालन नहीं किया। तीसरा क्या है, सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन, तो ये भी प्रोसेस होता है। हम बात करेंगे प्रोसेस को, तो ये रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन जो पंजीकरण भी आपने कराया, या आप बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से जो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप मिला है, उसको बाद भी आपने किसी कंट्री में 2 साल बाद, मतलब ये एक नियम है दोस्तों, ब्रांड एक नियम है, हम बात करेंगे इस पर ब्रांड पर क्या होता है। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन से आपने क्या किया, सिटीजनशिप ले लिया यहाँ पर 5 साल के बाद, लेकिन फिर क्या हुआ, वो 5 साल के अंदर में आपने जो
2 साल का किसी दूसरे कंट्री में आपको वहां जेल हो गया, 2 साल तक आपको जेल है, तो क्या इसके कारण भी आपको लिया जा सकता है वहां पर, मतलब सिटीजनशिप आप आपसे लिया जा सकता है, आप लूज कर सकते हैं? तो ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सिटीजनशिप आपको सभी लोग को पता है, जो सिटीजनशिप हमारा जो आर्टिकल्स है वो कौन सा आर्टिकल्स में आपको दिया गया है? ये आर्टिकल्स 5 to 11 में आपको दिया गया, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये पार्ट आपको 2 में दिया गया, कौन, भाग 2 में दिया गया है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना। 99 जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, जो 1919, अगर हम 55 की बात करें, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा नियम कानून आपको बनाया गया है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सिटीजनशिप जो एक्ट हमारा 1955, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि 3 तरीका बताया गया है कि हम सिटीजनशिप को यहाँ पर लूज कर सकते हैं। पहला जो तरीका, ये तरीका की मैं इधर आपको बात कर दिया दे रहा हूँ, तो ये तरीका की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो क्या है? सबसे पहला तरीका क्या है? बाय टर्मिनेशन या बाय रिनंसिएशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या है? बाय रिनंसिएशन, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है? कि बाय टर्मिनेशन, मतलब आपको यहाँ पर टर्मिनेट किया जा रहा है, टर्मिनेट आपका खुद ब खुद हो गया अगर दूसरे कंट्री का आप सिटीजनशिप लेते हैं। रिनाउंसिएशन क्या है? कि आपने अपने मर्जी से क्या किया? सिटीजनशिप छोड़ दिया, नागरिकता यहाँ का आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, आपने डिजाइन दे दिया, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर अगला हमारा क्या है? कि बाय डेप्रीवेशन, जिसको वंचित आपको रखा गया, आपने क्या किया? बाय डिप्रीवेशन का मतलब है कि आपने किसी फ्रॉड के तरीके से यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है, तो ये होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीवेशन। या किसी तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन का लॉयल्टी को बोलते हैं कि आपने एक बोल सकते हैं आदर के तरह अनादर आपने किया है, मतलब डिसरिस्पेक्ट किया है। या बोल सकते हैं किसी दूसरे कंट्री से, मतलब कोई युद्ध चल रहा है हमारे कंट्री से, वार चल रहा है किसी तीसरे कंट्री से, तो वहां पर आपने उसको क्या किया? साथ दिया। या अगर बोल सकते हैं कि 5 साल बाद, ये भी इसी का डेप्रीवेशन का ही नियम है, ये जो आपको तीसरा बताया जा रहा और ये दूसरा बताया, ये डेप्रीवेशन का ही मतलब कि एक कंडीशन है, कि अगर बताया जा रहा है कि 5 साल के भीतर आप क्या कर, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस 5 साल के भीतर किसी कंट्री, दूसरे कंट्री में 2 साल का आपको जेल हो गया, तो भी आपका सिटीजनशिप यहाँ पर ले लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला अगर देखें, तो यहाँ पर जो ये 5 साल बताया गया, किसी बाहर के कंट्री में 5 साल रहते, नहीं 5 साल नहीं है, ये आपका 7 साल है, इसको करेक्ट करना है आपको। ये 7 साल है, जब 7 साल आप किसी कंट्री में यहाँ का सिटीजनशिप होते हुए अगर बाहर रह रहे हैं, एनआरआई, एनआरआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनआरआई तो वो काम करने जाते हैं वहां पर, वर्क वीजा या किसी तरह का वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो ये मतलब आप इंडियन सिटीजन है, यहीं के आप रेसिडेंट है, यहीं रह रहे हैं, लेकिन आप 7 साल से बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना गवर्नमेंट का परमिशन लिए हुए, तो फिर आपको क्या होगा? कि सिटीजनशिप आपसे ले लिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज को। तो ये सिटीजनशिप का पूरा मैंने पार्ट आपको एक ही मतलब कि क्वेश्चन में आपको बता दिया, इससे इसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं जा सकता। इसमें क्या पूछेगा? अब ब्रांड का क्या होता है? देखिए, ब्रांड हमने बताया था कि आप सिटीजनशिप इंडिया के किस किस तरीके से ले सकते हैं, तो ये 5 तरीका है। पहला तरीका हमारा क्या? बी से क्या होता है? बर्थ होता है, ये कभी आप नहीं भूलिएगा। आर से हमारा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकरण करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर्म भर के। ए हमारा होता है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बोल देते हैं, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो ये समझिएगा लैंग्वेज को थोड़ा सा। एन से क्या होता है? हमारा नेचुरलाइजेशन होता है। क्या होता है ये? नेचुरलाइजेशन, ये ध्यान रखना। डी से हमारा क्या होता है यहाँ पर? आपका डी से डिसेंट होता है, मतलब वंशज, किसी के वंशज, या बोल सकते हैं कि वंशज क्या बोलेगा, मतलब आपके माता पिता या आपके दादा दादी पहले से भारत के नागरिक थे, और फिर आपने मतलब कि नागरिकता यहाँ आपको आसानी से मिल जाता है। या एक कोई फैमिली मेंबर में आपको माता या आपके पिता नागरिक हो, और दूसरा कोई किसी तरह से, अगर आपके मदर है या फादर है, तो एक फैमिली के मेंबर कोई तरह से इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। तो ये सब तरीका है जो यहाँ पर आपको याद रखना। तो ये तरीका है जिससे सिटीजनशिप लिया जाता, और इस और जो रिनाउंसिएशन या बोल सकते हैं कि लूज किया जाता है, इसका ये 3 तरीका है। ये ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है। सीए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो बोल सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज आपको यहाँ पर बताएगा। और ये पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पावर होता है कि मतलब किसी तरह से कोई नियम ला सकते, जैसे हम अभी बता था सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा 2013 का जो बना था, ये बिल जो अभी पास हुआ था हमारे जो आज के समय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एनआरसी ये सारा चीज सब करवाया जाता, तो उस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो है, जो यहाँ पर हिंदू को मतलब थोड़ा सा, जो हिंदू नॉन मुस्लिम्स है, उसको थोड़ा सा वहां पर क्या दिया गया था, एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक रिलीफ दिया गया था, कि इतना साल से लेकर कम साल में आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में एंट्री ले सकते हैं। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज अभी जो हमने यहाँ पर बात किया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, तो किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें बताया गया विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं, जिसको हम मूल ढांचाएं बोलते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या बताया गया कि इससे पूछा गया, इट फर्स्ट इमर्ज इन द मिनर्वा मिल केस। ये सबसे पहले मिनर्वा मिल केस में ये इमर्ज हुआ था। इट इट अपहोल्ड्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देना, इसमें करेक्ट पूछ रहा है कि सही कौन है। इट अपहोल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द क्वेश्चन। ये क्या करता है, जो पार्लियामेंट का एब्सोल्यूट पावर है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, अमेंड कर सकती, किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नियम कानून चेंज कर सकती है। तो ये दोनों दोस्तों गलत है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये किस में आया था, देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था दोस्तों, ये केशव नंदा भारती केस में आया था। केशव नंदा भारती केस, जो कि केरला गवर्नमेंट और केशव नंदा भारती जो केस था वर्सेस केरला गवर्नमेंट के बीच में, तो ये केशव नंदा भारती केस। तो इसमें एक मतलब जो ये बोल सकते हैं कि कौन सा केस आया था इसमें, मतलब कि कौन सा जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये मतलब एक बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एक जुडिशियल रिव्यू था, उसके अंदर ये चीज आया था आपको। तो मिनर्वा केस में अगर बोले तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म किया गया था फिर से, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है या जो सिद्धांत है, ये आपको मिनर्वा मिल केस में नहीं बल्कि यह केशव नंदा भारती केस में से लाया गया था। इट वॉज इमर्ज इन द केशव नंदा भारती केस। अगला जो क्या है, अगला जो हमारा ऑप्शन है एब्सोल्यूट पावर पर, नहीं एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि पावर पहले पार्लियामेंट के पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन वो प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, या जैसे सेकुलरिज्म हो गया हमारा, अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो सेकुलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो फेडरलिज्म हो गया, संघ की बात करते हैं, या जुडिशियल आपका जो मतलब रिव्यू हो गया, ये सब क्या है एक तरह से, और ईटीसी बहुत सारे मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया, जिस तरह से मतलब केस बाय केस बेसिस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय वो आपको यहाँ पर डालती है। तो ये मतलब ये सब की वजह से अगर बोले तो यहाँ पर इस चीज को नजर में रखते हुए, ये नहीं कि पार्लियामेंट संसद किसी भी जो संशोधन कर सकती है, नहीं किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। यही सबसे मेन रीजन है बेसिक स्ट्रक्चर को पुट करने का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक जुडिशियली आपको रिव्यू के कारण बोल सकते हैं, एक जुडिशियल एक्टिविज्म ही एक तरह से। ये क्या है जुडिशियल एक्टिव, मतलब कि एक तरह से जुडिशियली बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज इसको किया गया है, इनिशिएटिव है, जुडिशियल इनिशिएटिव है, जो कि मतलब जुडिशियरी द्वारा इसको रखा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मेंशन नहीं। सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में आपको कहीं नहीं लिखा गया है। चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो हमने देख लिया इस चीज को। तो ये दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर का, तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, तो दो टॉपिक आपका यहाँ क्लियर हो गया। तीसरा अगर देखे बात करें यहाँ पर, तो अगर रिसेंटली अभी बात करें तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। अगर हम बात करेंगे तो ये आई थिंक यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, प्लस ये बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोर्ड क्या बताया जा रहा है, जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, द बोर्ड इज सेटअप टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट्स। तो अगर बात करेंगे दोस्तों, तो टर्मरिक बोर्ड है, तो ये मतलब कॉमन सेंस है, अगर किसी तरह का बोर्ड है कॉटन का ही मतलब बोर्ड बनाया गया, तो क्या करेगी, कॉटन में रिसर्च को लेकर, कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा हो, सही से उसका प्रोसेसिंग हो, सही से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये सब मतलब काम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जाता है, बोर्ड बनाया जाता है, कोई कमिटी बनाया जाता है, तो ये काम होता है, ये कॉमन सेंस है, ये आप सही कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा ही। दूसरा क्या है, द बोर्ड विल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये दूसरा जो ऑप्शन, ये थोड़ा सा देखने वाला ऑप्शन है। इसमें जो हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो जो ये बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही होता है, क्योंकि अगर बात करें तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या करता है, डेवलपमेंट ग्रोथ पर काम करता है, कि किसी तरह से हमारा क्या हो कि इसका प्रोडक्शन बढ़े, किसी तरह से इसका प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही आपको आता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों हमारा सही है। तीसरा अगर बात करें तो हेड ऑफिस ये केरला में, तो ये दोस्तों हेड ऑफिस इसका केरला में नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हेड ऑफिस आपको तेलंगाना में, कहाँ पर है इसका ऑफिस। अगर आप जगह की बात करें, एक स्पेसिफिक जगह भी है, जिस जगह का आप नाम याद रखें, निजामाबाद। क्या नाम है इसका, निजामाबाद, जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में है, निजामाबाद। तो ये जगह आपको ध्यान रखना है, ये केरला में नहीं है, ये केरला में नहीं है, इसको आपको गलत करना है। तो पता चल गया नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है आपको, एक मतलब बोल सकते हैं सेक्टर है, जो मतलब ग्रोथ के लिए, टर्मरिक सेक्टर को ग्रोथ के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, इसको बनाया गया है, इसको सेटअप किया गया। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये दो
चीज आपको पता हो गया, प्लस इसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस की बात करें तो ये कहाँ पर है, निजामाबाद तेलंगाना में है। तो चलिए ये जानकारी हमें यहाँ पर क्या हुई, प्राप्त हुई, जो मतलब फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला अगर इसमें देखें हम कुछ और जो जानकारी हमें यहाँ पर जो लेनी है, कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो चलिए इसे थोड़ा सा यहाँ पर हम रब कर लेते हैं इस चीज को। इसे थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए रब किया जाए, इससे क्या होगा कि आसानी होगा समझने में। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था। अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा इसे हम जूम भी कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से दिखेगा आई थिंक। थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जूम भी किया। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों भारत पोल के बारे में, चलिए जूम करने से यही हो जाता है कि थोड़ा सा पेन का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, देख रहे हैं। अब लिखेंगे कुछ, लिखाएगा कुछ, इसलिए थोड़ा जूम करते नहीं है जल्दी इस चीज़ को। सही है, फिर भी ये भी आपको दिख ही रहा होगा इस चीज़ को अगर लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर तो चलिए अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को देखें यहाँ पर, आपको क्या बताएगा जो हमारा चौथा ये ऑप्शन आपको क्या बताएगा यहाँ पर, कि जो भारत पोल आपको पोर्टल है, इसका क्या है, विच एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स इज डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। तो भारत पोल सबसे पहले इसमें बताएगा, भारत पोल मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भारत पुलिस पोर्टल के इसको आप बोल सकते हैं। ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है कि इसमें ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होता है, किसी तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, किसी तरह का बोल सकते हैं देह व्यापार हो रहा है, या मतलब स्मगलिंग हो रहा है, ड्रग्स को लेकर स्मगलिंग हो रहा है, या किसी तरह से वेपन को लेकर स्मगलिंग हो रहा है। आज के समय देखते हैं ना कि मतलब कि टेररिज्म जो एक एंगल है वो भी इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह के तरीकों से इस तरह के जो क्राइम को डील करने के लिए ट्रांसनेशनल मतलब कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ये क्राइम हो रहा है, इस क्राइम को रोकने के लिए भारत पोल पोर्टल आपको बनाया गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 71वीं के पीटी में पूछा गया था। आई थिंक पीटी में, या बोल सकते हैं यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। मुझे याद है, हाँ यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस। यूपीपीसीएस या 71 का पीटी में देख लीजिएगा, जैसा मुझे लग रहा है ये यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था आई थिंक। हाँ पीसीएस में देख, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आपसे पूछ दिया जा रहा है, तो इस पर ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बारे में जानकारी आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के साथ साथ आपको अपने नोटबुक में भी इस चीज को लिख लेना है। प्लस इस पर अगर रिसर्च कर सकते हैं तो कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप इतना भी अगर कर लेते हैं तो कम से कम आपका ये क्वेश्चन आगे के जो जितना भी एग्जाम आएंगे उसमें छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो अगर भारत पोल पोर्टल की बात करें तो ये किस बोला जाता है, किस मतलब कि यहाँ पर जो बॉडी है, किस बॉडी के द्वारा, या बोल सकते हैं किस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर इसे क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो एक है सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई जिसको हम बोलते हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक हमारा ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वाइल्ड लाइफ, यही पता होना चाहिए कौन कौन से जो ये सारा जो एजेंसी है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसमें आपको ये पता चल जाता है एक चीज, अगर हम बात करेंगे तो क्राइम्स यहाँ बोला गया, ये यहाँ पर नहीं बोला गया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। अगर गौर करेंगे, देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चंस की जो हम बात करेंगे एनालिसिस को लेकर, रिव्यू को लेकर, या बोल सकते हैं, तो एक चीज आपको यहाँ पर गौर करना है, यही चीज इसलिए मैंने इस चीज को बताया। आप क्वेश्चन बना लेते अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना होता है। एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है, समझिए बाई चांस आपको नहीं आ रहा, आपने नहीं पढ़ा इसका, तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि अरे ये ट्रांसलेशन क्राइम, एक मतलब कि कंट्री से हम दूसरे कंट्री की तरफ किसी भी स्मगलिंग को या किसी भी क्राइम को रोक रहे हैं, तो ये तो नहीं इसमें बताया जा रहा है स्पेसिफिक कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम है, मतलब किसी मतलब कि हम जैसे किसी कोई एनिमल्स को यहाँ से लेकर हम बाहर में क्या कर रहे हैं, इलीगली ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि और वन हॉर्न राइनोसोर्स का मतलब जो सींग होता है उसको बेचा जाता है चाइना मार्केट में या किसी अलग मार्केट में। चाहे हम देखें तो हाथी का जो दांत होता है, या बोल सकते हैं जो सूंड होता है, सूंड नहीं बोल सकते हैं, क्या होता है, ट्रंक, जो जो दांत ही होता है, हाँ उसको जो महंगे रेट में बेचा जाता है, जिससे बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं पोचिंग का, देखते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा पोचिंग होता है। तो ये चीज तो यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, तो सबसे पहले ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर हटा लेना है। क्या करने हैं, हटा लेने हैं। अब क्या हमारा आ जाता है यहाँ पर, अब ये दो ऑप्शंस में आपको यहाँ पर फंस गया, दो ऑप्शंस में आप फंस गए। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो ईडी के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो वो जो क्राइम्स दोस्तों कर, अगर क्राइम्स को चेक भी करता है या अरेस्ट भी करता है लोगों को, तो वो फाइनेंशियल मैटर्स में करता है। किसमें करता है? फाइनेंशियल में। किसी तरह का अगर आप पैसा का लेन देन हो रहा है, यहाँ पर किसी तरह का घूसखोरी की करप्शन हो रहा है, या बोल सकते हैं एक तरह से आपने मतलब कि बाहर से कोई पैसा लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, तो ये मतलब एक बोल सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस को ज्यादा डील करता है। ये मैं बता रहा हूँ, जब आपको नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को सोचना कैसे है, समझ रहे हैं ना? तो ये तो नहीं हो जाएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। तो बचा हमारे पास कौन? एक ही बचा, सीबीआई बचा। बात खत्म। तो ये आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो भारत पोल में सीबीआई हो जाए तो क्या है इसका? अभी भारत पोल जो बोल सकते हैं कि जो खोला गया है, पोर्टल जो बनाया गया है, इसमें रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स आपको लिया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन भी इसमें आपको भाग देती है। मतलब इसमें भी वो मदद करती है, जो इंटरनेशनल जितने भी पुलिस कोऑपरेशन है, मतलब वो भी पुलिस हेडक्वार्टर से या किसी कोई भी कंट्री के, तो वो भी इसमें मदद करती है। किसी तरह का रिपोर्ट होता है, किसी तरह का बोल सकते हैं वहाँ कोई लोग व्यक्ति छुपा हुआ जो क्राइम करके भाग गया, तो उस पर भी रिपोर्ट आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें इससे ज्यादा जानकारी आपको जरूरी नहीं है, जो हमने यहाँ पर दिखाया था वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए, अगला अगर इसमें देखें तो देख रहे हैं ना कितना महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। अगला अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये जो आपको बताया गया स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में, किसके बारे में? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में। तो जो ये स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है यहाँ पर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है, जो कि संविधान में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या किया गया है इसमें? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस हमको क्या दिया गया, ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिया है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात। इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड all matters relating to the safeguards provided for the both linguistic and religious minority under the constitution। तो जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, यह क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेट कर सकती है सारे मैटर्स को, जिससे कि सेफगार्ड्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ये दोनों माइनॉरिटीज को। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है, तो अगर हम इस जो स्टेटमेंट है या बोल सकते हैं जो लाइन दिया है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहा है? सबसे पहली बात ये आपको देखना है। क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आ रहा बाई चांस, मैं इस तरह से आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि जैसे आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो आपको ये चीज पता तो पहले होना चाहिए। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है, लेकिन ये ऑल मैटर्स जो यहाँ लिख देता है ना दोस्तों, ऑल मैटर जिसमें कि आपको लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, तो ये आपको गलत हो जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें जो समझने वाली बात है, अगर हम इस पर बात करेंगे क्या क्या चीज और इसमें आप याद कर सकते हैं चीजों को, तो वो देखिए, तो इसमें आप याद कर सकते हैं वो क्या हमारा, सबसे पहले अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये क्या है? ओरिजिनली क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर बात करें यहाँ पर, तो ये इस तरह से कोई प्रोविजंस लेकर नहीं आया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो सबसे पहले जो आपको आंध्र प्रदेश एक ऐसा रीजन था जिसमें कि पोटू से आरमलू जिन्हें 54 दिन 55 दिन एक भूख हड़ताल कर किए थे, तो उनकी जान चली गई थी उसमें। तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक हाहाकार मच गया था देश में, बहुत ज्यादा मतलब कि आंदोलन हो गया था। उसके बाद सरकार को क्या करना पड़ा, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको क्या करना पड़ा, एक लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, एक भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाना पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का एक राज्य बना। फिर आगे जाके वही एक बेसिस बन गया कि मतलब कि हर एक स्टेट डिमांड करने लगा इस चीज को लेकर। जैसे आप देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र अलग हो गया, जहाँ मराठा और गुजराती बोला जाता है। फिर उसी तरह से आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब के, तो पंजाबी हो गया, इधर हरियाणा में हिंदी बोला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि स्टेट आपको बने, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी आपको बने। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर अगर देखिए लेटर जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमिटी बना 1955 उसे 56 में, जिसमें आप जानते हैं स्टेट रिओर्गेनाइजेशन जो एक्ट है हमारा, क्या नाम है उसका, 1956। तो वो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ, तो ये जो पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली इट वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर बात करें, तो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956,
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956, इसके अंदर में क्या हुआ कि एक मतलब रिकमेंडेशन आया, एक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। इसमें आर्टिकल याद रखना है जो कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक आर्टिकल है। ये आर्टिकल 350 बी के अकॉर्डिंग, 350 बी के अकॉर्डिंग, जो कि पार्ट किस में दिया गया है, ये पार्ट आपको यहाँ पर 17 में दिया गया। किस में दिया गया? पार्ट 17 में दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाया जाएगा। वो भी किसके माध्यम से? कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, होने चाहिए, मतलब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होने चाहिए आर्टिकल 350 बी के अकॉर्डिंग, जो कि पार्ट हमारा किसमें है? 17 में। तो याद रखना, पार्ट 17 आर्टिकल 3050 बी और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो जो एक इसमें बात, इसका ड्यूटी क्या होता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ड्यूटी क्या होता है? तो इसका ड्यूटी यही होता है कि जितना भी हमारा जो ये लिंग्विस्टिक है माइनॉरिटीज, मतलब कि भाषा को लेकर, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज का नहीं ले, ये भाषा को लेकर सेफ गार्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब बोल सकते हैं पार्लियामेंट में एक रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब प्रेसिडेंट चाहते हैं किसी तरह का रिकमेंडेशन चाहिए तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, और जब वो रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट किया जाए तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लेट डाउन किया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तभी जाकर गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट कंसर्न, जो उसको वहां पर देना होता है कि मतलब वहाँ के जो माइनॉरिटीज है उसके लिए हम क्या क्या वहां पर बोलते नीति ला सकते हैं, क्या क्या हम वहां पर बोल सकते हैं बिल ला सकते हैं, या किसी तरह का योजना बना सकते हैं। तो ये मतलब कि क्या होता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का फंक्शन होता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आर्टिकल 350 बी पार्ट 17। समझ गए? तो ये सिर्फ इसके लिए, तो देख रहे वर्ड से ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए, तो पहला इसमें हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला अगर देखें यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल, एक मतलब क्वेश्चन से हम एक टॉपिक है डिस्कस कर लेना है, पूरा एक टॉपिक मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराए दे रहा हूँ सिर्फ एक एक मतलब की क्वेश्चन से। समझ रहे हैं ना? तो यही प्रोसेस होगा, तो इसमें आपका रिवीजन भी होगा प्लस आपका प्रैक्टिस भी होगा। चलिए अगला अगर हम इसमें देखें, आप इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है आपको। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायिक, और एक हमारे होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ, जो solicitor जो बोल सकते हैं एक बात करें अगर हम, तो अटॉर्नी जनरल के अंदर ही ये काम करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या हमें यहाँ पर देखना है, पूछा क्या गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर अंडरलाइनिंग, ये बहुत बहुत आज के समय कंफ्यूजन वाला चीज है दोस्तों। करेक्ट जो पूछा जाता है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े, पहले इसको पढ़िए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट या नॉट करेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये पूछा आपसे। चलिए, दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि बोथ सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सॉलिसिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक बॉडी ये एक नहीं है, एक संस्था बोल सकते हैं, संवैधानिक बॉडी ये नहीं है, एक संवैधानिक अंग या नहीं है। इसे मतलब इसलिए यहाँ पर बनाया जाता है सॉलिसिटर बॉडी को, ये पोस्ट को इसलिए एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ये क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी पोस्ट। ये आपको इसलिए बनाया गया है, ध्यान से सुनिए, ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, असिस्ट किया जाए अटॉर्नी जनरल को। क्यों असिस्ट किया जाए? कि जैसे कोई भी लीगल ड्यूटीज होता है, मतलब कोई भी लीगल जो मतलब बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ कोई केस हो गया, जैसे आप ही यूपीएससी का भी केस कर देती है, यूपीएससी पर कोई केस होता है, या बीपीएससी द्वारा जैसे अभी केस लड़ा गया था, तो देखते हैं तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हरदम न्यूज में रहते हैं। आपने देखा होगा, हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होगा, तो वो सॉलिसिटर जनरल ही होते हैं। तो वही क्या करते हैं, लीगल केस में असिस्ट करते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि साथ में रहते हैं और असिस्ट करते हैं एक तरह से, वकील की तरह। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली, मतलब बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक्सप्लिसिटली यह मेंशन नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। इसमें मेंशन क्या किया गया यहाँ पर, जो अटॉर्नी जनरल
हायर जो मतलब बोल सकते हैं जो ऑफिसर है, जो हायर ऑफिसर की हम बात करते हैं यहाँ पर, लीगल ऑफिसर, तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है। तो अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें यहाँ पर हम, अटॉर्नी जनरल की बात करें, तो अटॉर्नी जनरल हमने कौन सा पोस्ट पर यहाँ पर, आर्टिकल हम बात करें यहाँ पर, आर्टिकल हमारा 76। तो अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो पहला से हमने ये सीखा कि सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, एक बोल सकते हैं यहाँ पर लीगल एड इनके ड्यूटी किया जाता है, किनको ये असिस्ट करती है, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होता है पार्लियामेंट संसद में, किसी तरह का अगर प्रोसीडिंग्स हो रहा है, कोई तरह की बात हो रही है, वहां पर किसी तरह का मीटिंग चल रहा है, तो उसमें क्या है कि दोनों भाग ले सकते हैं? नहीं, वहां पर सिर्फ अटॉर्नी जनरल के पास यह पावर होता है कि वहां पर जाके वो मीटिंग में बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, वहां भाग ले सकते हैं, प्लस वहां पर कुछ जाके वो बोल भी सकते हैं, वहां पर वो जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वहां अपना जो पक्ष है वो भी वहां पर वो रख सकते हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते वहां पर, वोट नहीं कर सकते, वोट वहां पर नहीं कर, इसको काट देना। वहां पर वो बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं जाकर प्रोसीडिंग में, या अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये चीज आपको वहां पर पार्ट ले सकते हैं। तो ये दोनों सही होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिसिटर जनरल एक असिस्टिंग है, मतलब एक असिस्टेंट है, तो ये आपको ये काम नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपने सीखा किसके बारे में, तो जो अटॉर्नी जनरल के पास ये जो पावर दिया गया कि पार्लियामेंट्री के प्रोसीडिंग्स को वो जो अटेंड करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ये किस आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है? राइट टू वोट नहीं दिया गया, लेकिन जो पावर दिया गया असिस्ट करने का, वहां पर जाके मतलब असिस्ट नहीं, मतलब प्रोसीडिंग से भाग लेगा, ये आर्टिकल हमारा कौन सा है? 88 है। कौन सा आर्टिकल है ये हमारा? 88 है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन ये प्रिविलेजेस जो आपको है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का प्रिविलेजेस किसको? सॉलिसिटर जनरल को नहीं दिया गया है। चलिए, आप बताइएगा सॉलिसिटर जनरल आज के समय में कौन है? उसी तरह से एडवोकेट जनरल होता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो स्टेट के लिए होता है। कौन से आर्टिकल में जरूर बताइएगा। तो इस तरह के मतलब कि जो सवाल है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना होती है। यही होता है कि आपसे जैसे दरोगा का बिहार एसआई का एग्जाम हो रहा है, यही बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आ जा रहा है, अगर वन लाइनर टाइप से चाहेगी तो तुझसे पूछ देगी कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कौन से आर्टिकल के अंदर किया जाता है, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। हो सकता है इसमें एक स्टेटमेंट डाल दे, तो सॉलिसिटर जनरल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जो कि नियम के तहत इसे बनाया गया है। तो ये ध्यान चल आपको यहाँ पर ध्यान, मतलब कि आपको पता होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज को आप यहाँ पर क्या करेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। तो ये समझना है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ रटना नहीं पड़ रहा। अगर आप सच 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 बताइएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है रटना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं जितने चीज आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है रटना पड़ रहा है, सब कॉमन सेंस की बात हो रही है। आपने अगर अच्छे से किताब पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो कॉमन सेंस की प्रैक्टिस है। कॉमन सेंस एक तरह से। तो कभी कभी कॉमन सेंस भी क्या होता है, कॉमन नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल की तरफ बढ़े। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन में हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसको हम पूरे अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। हमारा जो यही उद्देश्य मोटो होता है, किसी भी चीज को टॉपिक अगर हम हिंदी मीडियम माध्यम में पढ़ाते हैं, तो वहां पर यही होता है कि एक ही क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से करेंगे। समझ रहे हैं ना? एक मतलब कि उसको अज्जल गगड़ी छलकत जाए वाला जो होता है ना, थोथा चना बाजे गाना, इम्टी भेसल साउंड मच, तो वो वाला सिस्टम नहीं करेंगे। नॉलेज भी हो तो भाई साहब पूरा नॉलेज हो, अच्छा से मतलब कि डीपली नॉलेज हो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए और निकल गए। इस तरह से एग्जाम नहीं निकलता है दोस्तों, ये आप मान कर चलिए। आपने अगर क्लास देख रहे हो तो पता चल रहा होगा कि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा होगा। चलिए, अगला इसमें देखें, तो गप को यहाँ थोड़ा सा कम करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगर देखें तो प्रियम्बल इज ए जस्टिसिएबल इन नेचर। सबसे पहले इसमें देखें करेक्ट पूछ रहा है, इसको अंडरलाइन करना, ये मैं आपको सिखा दूंगा। ये अंडरलाइन करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। क्या होगा? प्रायोरिटी होगा। तो ये क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रियम्बल। सबसे पहले देखो करेक्ट हमने अंडरलाइन कर लिया। पहला क्या स्टेटमेंट दिया? स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ये तो बहुत मतलब कि यूपीएससी का बहुत खास क्वेश्चन हो गया। इस तरह का जो असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन अभी बहुत पूछा जा रहा है बीपीएससी में भी, तो ये खास स्टेटमेंट हो गया यूपीएससी के लिए। इसमें बहुत स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूजिंग, सबसे आसान क्वेश्चन मैं मानता हूँ आपको, ये मतलब कि स्टेटमेंट वाला होता है।
ये मैं बता रहा हूँ आसान क्यों होता है, अभी आप समझिएगा। प्रियम्बल इज ए जस्टिसिएबल इन नेचर, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू दे दिया, इसमें ये पूछा जाएगा जो पहला स्टेटमेंट इसमें आपको पूछा जा रहा है, ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? तो अगर ये एक्सप्लेन कर रहा है तो ये क्या ये सही है, ये क्या ये गलत है, इस तरह का आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे आपको बिकॉज लगा देना, बिकॉज क्या लगा देना यहाँ पर आपको, बिकॉज लगा देना। तो इससे क्या होता है कि ये पता चलता है जैसे प्रियम्बल इज जस्टिसेबल इन नेचर बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज या क्योंकि, क्योंकि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जस्टिसिएबल है नेचर में क्योंकि प्रियम्बल क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये भाग है इसलिए हम इसको जस्टिसिएबल कहते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्रियम्बल दोस्तों जस्टिसिएबल है ही नहीं, प्रियम्बल जस्टिसिएबल है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल हमारा जस्टिसिएबल नहीं है। दूसरा अगर देखें यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आपको पहला ही ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये क्या है, नन जस्टिसिएबल है। ये क्या है, नन जस्टिसिएबल। ये हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर यहाँ पर इन्फोर्स नहीं करवा सकते। प्रियम्बल में जैसे कोई मतलब बात कही गई है उस बात को लेकर आप किसी तरह से सरकार लग रहा है कि मतलब हमारा जो राइट्स है, जो हमारा अधिकार है उसको हनन हो रहा है, वायलेट किया जा रहा है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर होता है। ये न डीपीएसपी के अंदर होता है, न किसी लीगल राइट्स के अंदर होता है, या न बोल सकते हैं प्रियम्बल के अंदर होता है, जिसे प्रस्तावना आपको बोला जाता है हिंदी में। तो ये नहीं है कि आप इसको जस्टिसेबल जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बोल सकते हैं यहाँ पर एक जजमेंट भी दिया है कि प्रियम्बल ये भी नहीं हो सकता है कि इसे इसी के अकॉर्डिंग रूल भी बना सकता है, बनाया जा सकता है, या मतलब एक तरह से गवर्नमेंट पर ये क्या है, एक किसी तरह से रोक सकती है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट इसी के अनुसार ही सिर्फ रूल नहीं बना सकता है। समझ रहा है, गवर्नमेंट इसको भी ध्यान में रखते हुए कि कोई पॉलिसी बना सकता है, लेकिन ये नहीं कि इसी को अकॉर्डिंग सारा चीज कर ले। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बताया गया जस्टिसिएबल इन नेचर, तो ये जस्टिसिएबल नहीं होता सबसे पहली बात। तो क्या होता है, जैसे पहला ही अगर स्टेटमेंट आपका, अगर सबसे आसान इसमें जो होता है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या होता है स्टेटमेंट में कि अगर एक भी स्टेटमेंट आपका गलत अगर पकड़ा जाता है तो सिंपली आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप स्टेटमेंट देखते हैं, तुरंत ये ऑप्शन आप सही कर देते हैं, क्योंकि गलत है जिसमें आपको आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों यहाँ पर टाइम हम बर्बाद करें? लेकिन ईगो पर ले लीजिएगा तो फिर तो आपको समय बर्बाद, ईगो पर नहीं लेना। यूपीएससी स्टूडेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो इतना मोटा मोटा पोथी जो पढ़ लिया होता है ना, जो मोटा मोटा किताब, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, तो दिस डैट, इसके कारण थोड़ा सा ईगो आ जाता है नॉलेज का, अरे जो भी है सो हम ही है भाई साहब, जो है सो हम है। तो क्वेश्चन को क्या देखे, वो चाहता है हम 100 का 100 क्वेश्चन बना दे, ईगो पर ले लेता, वो एक एक क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने लगता। तो इसे में एग्जाम नहीं निकलेगा, ईगो पर लीजिए तो एग्जाम नहीं लिखेगा। ये मतलब यूपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, आयोग द्वारा करवाया जा रहा है, वो हर एक चीज वो बहुत बोल सकते हैं प्रोफेशनल होता है, एक प्रोफेशनल बोल सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को, अनुभव होता है। वो समझते हैं कि बच्चे कौन से क्वेश्चन में फंसेंगे स्टूडेंट, और कौन से क्वेश्चन में वो ज्यादा समय देंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन बना, इसलिए देखेंगे हर एक बार 2 से 5 क्वेश्चन डिलीट भी किया जाता है। अब ये हो सकता है क्वेश्चन आपने समय बर्बाद किया होगा 5 मिनट, अगला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया होगा, ये भी आपके साथ हो सकता है, यही होता है, ये मैंने मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को देखें तो जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे आप बात पूछ सकते हैं। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना, और इसमें हम जानकारी जो कुछ ले सकते हैं प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल में क्या ले सकते हैं, ये बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज होता है, सभी लोग जानते हैं, पोर्टल पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उसके बाद सारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ है, बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन है, एक बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड इसको भी बोला जाता है, किसको, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। फिर अगर देखें केशव नंदा भारती केस में हमने बात ही कर लिया, जो केशु भाई है, केशव नंदा भारती केस की अगर बात करें यहाँ पर, तो इस 1973 का जो केस था इसमें देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रियम्बल को भी बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये प्रियम्बल में पहले जब बेरूबाड़ी यूनियन जो केस हुआ था उसमें ये चीज नहीं बोला गया था, लेकिन इसमें बाद में ये चीज बोला गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसको एलआईसी में बोला गया इंटीग्रल पार्ट,
ये भी ध्यान रखना, LIC में इसे 1995 का जो केस हुआ था, इसमें इसे बोला गया कि ये इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट, ये आपको बोला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यहाँ पर 1995 में बोला था, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि प्रियम्बल इज अ नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, जो विधायिका होती है उसके पास ये भी पावर नहीं कि वही एक सोर्स है पावर का, प्रियम्बल, और ये भी नहीं कि उस पर ये मतलब किसी तरह का वो नियम कानून बनाती है तो उस पर ये पावर उस चीज को बाधित करता है या बोल सकते हैं प्रोहिबिट करता है। नॉन जस्टिसेबल हमने देख लिया, इन्फोर्सेबल आपको कोर्ट में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है जो कि केशव नंदा भारती केस में 1973 में से ऐड किया गया था, वहां पर प्रियम्बल को पार्ट बनाया गया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया था। चलिए, ये हो गया आपका आठवां। अगर देखें इसमें जो हमारा आठवां जो पार्ट है हमारा, इसमें अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, आठवां जो पार्ट है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं फाइनेंस कमीशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूज में रहती है। तो फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में है, 280 आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में है ये, 280, 280, आर्टिकल नंबर 280। सबसे पहले क्या करना हमें, यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना, गोला बना लेना। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 6th ईयर। देखिए ये स्टेटमेंट पूछा 1, 2 एंड 3, ये नहीं पूछा गया ओनली 1, 1, 2, ये मतलब पूछा गया तीनों में से स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ दिया, ये ने आपको बताया गया कि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये सबसे भारी क्वेश्चन इसे माना जाता है, क्योंकि ये आपको पता हो ये तीनों, तभी आप इसे बना सकते हैं, इसमें आप किसी तरह का एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला 6th ईयर, तो नहीं दोस्तों, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन ये 5th ईयर में। कौन से ईयर में, ये 5th, हर एक 5 साल में ये किया जाता है, जिसका क्या होता है, ये रिकमेंडेटरी एक तरह से बॉडी होती है जो कि यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था कितना ग्रांट्स स्टेट को देना चाहिए। एक बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग व्हील है जो फिजिकल फेडरलिज्म को इंडिया में मेंटेन आपको किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। प्लस अगर देखें आर्टिकल 280 के अंदर है, किसके अंदर है, आर्टिकल 280 के अंदर है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कौन कितने मेंबर होते हैं, इसमें अगर बात करेंगे कितने मेंबर होते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो मेंबर होते हैं दोस्तों, फाइनेंस कमीशन, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं हमारे, एक चेयरमैन होते हैं। प्लस अगर बात करें यहाँ पर तो 4 अदर्स मेंबर होते हैं, 4 अदर मेंबर्स इसमें होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये अगर बोले तो यहाँ पर 5 साल के लिए मेनली, और बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के अंदर में प्लेजर में होते हैं कि प्रेसिडेंट इनको यहाँ पर अपॉइंट करती है, कभी भी इनको हटा सकती है, लेकिन हटाया तो नहीं जाता है। लेकिन अगर बात करें 5 साल का पूरा टेन्योर भी एक तरह से होता ही है। री अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट को लेकर, किसको लेकर, री अपॉइंटमेंट को लेकर। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये पहला स्टेटमेंट का पूरा जानकारी था। दूसरा देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरपर्सन, तो ये भी सही है। पार्लियामेंट में अगर देखें जो फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया 1951 का जो एक्ट था, उसमें ये भी बताया गया है कि मतलब चेयरपर्सन का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी पब्लिक अफेयर्स के लिए होना चाहिए, या तो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है या जुडिशियरी है, तो उसको हम यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो पीजी जो राजमन्नर जो चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के, उनको 4th फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। तो ये बोल सकते हैं हम कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनको भी यहाँ पर हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर सही कर लेना। और दूसरा ऑप्शन, पहला तो यहाँ पर गलत है क्योंकि 5th ईयर में था, तो ये गलत है। दूसरा आपका यहाँ पर सही है। तीसरा अगर बात करें तो ये रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, तो सही है दोस्तों, यहाँ पर एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन दी, मतलब गवर्नमेंट पर ये उसी तरह से मतलब पूरा निर्धारित या वो से गवर्नमेंट के अनुसार ही चलता है। ये नहीं है कि जो रिकमेंडेशन या जो मतलब यहाँ पर वो सुझाव दिया जाएगा उस सुझाव को माना जाएगा।
पूरी तरीके से। ये नहीं होता, गवर्नमेंट का मन है, माने ना ना माने, ये चीज सब गवर्नमेंट के अंदर में किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन क्या होता है, एक सिर्फ एडवाइजरी नेचर होता है, ये गवर्नमेंट अप टू द गवर्नमेंट है कि उसे माने, इंप्लीमेंट करे या नहीं करे। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर्स मेंबर्स होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी क्या, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये बताया गया कि पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी पब्लिक अफेयर्स को लेकर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे अगर बोल सकते हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तो वो उनको अपॉइंट यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, हर एक 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। और ये भी बात करना है कि ऑफिस जो होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ये अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। ये सारी जानकारी आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होगा, जो कि फाइनेंस कमीशन का इससे ज्यादा जानकारी खासकर पीटी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा सकता। ये मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता। चलिए अगला यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए 9, रिसेंटली बताया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिग्निफिकेंट सर्ज इन नोरो वायरस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। ये आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स का न्यूज है, जो कि वायरस से रिलेटेड है, किसी तरह की बीमारी से, डिजीज से रिलेटेड है। हेल्थ और डिजीज से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोरोना वायरस के बाद तो ये बहुत ही क्वेश्चन का एक बोल सकते हैं कि बढ़ गया, पूछने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गया है एग्जामिनर का। तो इसे बताया जा रहा है कि यूएसए में, अमेरिका में क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से आपको नोरो वायरस केस बढ़ रहा है। नोरो वायरस केस आप स्प्रेड कैसे होता है, ये बढ़ता कैसे, मतलब फैलता कैसे। सबसे पहला इसे बताया गया, सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, मतलब किसी तरह से कंटामिनेटेड आप फूड खाते हैं, उसके कारण ये होता है। फेकल ओरल रूट के कारण होता है, मतलब जो फेकल ओरल रूट हो गया, मतलब किसी तरह से जो बोल सकते हैं गंदगी, या बोल सकते हैं जो यहाँ पर अगर बताया जाए तो ओरल आप सभी लोग जानते हैं, फेकल जो होता है किसी तरह से, तो ये फेकल ओरल रूट के कारण हो सकता है। या कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स लाइक शेकिंग हैंड्स। या ये भी हो सकता है यहाँ पर कि बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पहले से संक्रमित है, अगर उससे आप हाथ मिला लेते हैं, किसी तरह से हग कर लेते हैं, उसके कारण भी होता है, क्योंकि ये वायरस है तो वायरस आपको इसी तरह से फैलता ही है। तो ये तीनों सही होगा, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। जब ये किसी तरह का वायरस है दोस्तों, तो वाटर और फूड के कंटामिनेशन से वो फैलता ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3 इसका तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या नाम है इसका, नोरो वायरस, जो कि यूएसए में फैला हुआ है। इसकी अगर और जानकारी की हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ और जानकारी अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो कुछ और देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक चीज और बोलते हैं, इसको स्टोमक फ्लू बोला जाता है, स्टोमक फ्लू। मतलब ये पेट में जब फैलता है, पेट के थ्रू आपको फैलता है, स्टोमक फ्लू या स्टोमक बग भी बोला जाता है, एक पेट में कीड़ा हो जाता है। नोरो वायरस फ्लू है, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह, मतलब एक बोल सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे होता है उसी तरह से है। ये गैस्ट्रो इंटेनिस या इन्फ्लेमेशन स्टोमक में या आंत के नली में, या बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में, आपको इस तरह का एक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। अगर देखें तो वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको पेट मतलब वो लूज मोशन हो सकता है, नौसिया हो सकता है, और बोल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये अगर बोले यहाँ पर, ये जो नोरो वायरस जो होता है हमारा, ये फ्रीजिंग जो बोल सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर पर भी, 60 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्पराइज कर सकता है। और फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी ये आपको सर्वाइव कर। सबसे खतरनाक बात ये है। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ अमेरिका में जो ठंडा प्रदेश है वहां ही हो सकता है, ये भारत में भी आपको फैल सकता है। इस पर लेकर गवर्नमेंट अभी आपको थोड़ा सा चेतावनी गवर्नमेंट को यहाँ पर बरतना पड़ेगा। ट्रांसमिटेड देखो तो फेकल ओरल रूट सभी लोग देख ले यहाँ पर, जो भी मतलब कि यूरिक एसिड हो गया, या बोल सकते यूरिया के थ्रू, या कहीं पर आप जानते हैं कि आज के समय में कहीं पर कोई मतलब गंदगी कर दे रहा है रोड पर, ये रोड के साइड में आप जानते हैं शौच कर दे रहा है, तो उसके कारण भी ये जब वो पानी से मिल जाता है, फिर पानी हम लोग कंज्यूम कर देते हैं किसी बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आप पी रहे हैं उसको, हो सकता है कि आप फल भी खा रहे हो, उसी पानी में धोया गया है। या हो सकता है कोई बाहरी जो स्ट्रीट फूड खा रहे हो, उसी पानी का जो उपयोग किया गया हो बर्तन धोने में, तो वहां से भी ये फैल सकता है। तो इसलिए आपको बाहर का जो खाना होता है दोस्तों, हाइजीन मेंटेन जो भूख का जो खाना होता है, खासकर फास्ट फूड, तो जितना कम हो सके महीना में 1 2 बार कंज्यूम कर लीजिए, लेकिन कम से कम कंज्यूम करना सीखिए उसे। और ये भी आप ध्यान रखिए, फास्ट फूड जितना फास्ट होता है दोस्तों, उतना फास्ट ही क्या करता है, आपका उम्र भी खराब खत्म करता है, प्लस आपको बीमारी भी उतना जल्दी होता है। तो फास्ट फूड सिर्फ फूड में फास्ट नहीं है, वो बीमारी लाने में भी फास्ट है, और आपका इम्यूनिटी कमजोर करने में फास्ट है, आपका जीवन भी बर्बाद करने में फास्ट है। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए उसे फास्ट फूड बोला है, उसको थोड़ा सा कम निर्भर रहें।
आज के समय में थोड़ा सा समय दें। आप जो मतलब 1-2 घंटा जो आप सोच रहे हैं खाना नहीं बना, ये कर ले वो कर ले, 1-2 घंटा में कुछ बिगड़ेगा नहीं उसमें। थोड़ा देर में रील्स कम चलाइएगा, और क्या आप 1-2 घंटा रील्स में बर्बाद करते हैं, तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी होगा, प्लस आपका एक जो मेंटल है, जो प्रेशर है, वो भी थोड़ा सा रिलीज होता है। अगर आप किसी तरह से कोई एक्टिविटी में आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं, तो इंगेज करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें किसी तरह का मेडिकेशन तो अभी नहीं खोजा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर आप थोड़े अच्छे से आराम करते हैं या कुछ हल्का फुल्का मेडिसिन लेते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, तो ये वायरस कुछ ही दिन में आपको खत्म भी हो सकता है। उतना ज़्यादा ये बोल सकते सीरियस नहीं होना आपको, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या करना है, यहाँ पर बचा कर रखना। फिर भी अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉशन, एक आपको मेजर कुछ लेने की जरूरत है। तो ये वायरस के बारे में था, डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में था, वो हमने यहाँ पर क्या किया देखा। अगला देखें इसमें, अगला क्या है यहाँ पर, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा एंड करेंगे, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आधा घंटा का भी सीरीज है। तो पहला सब क्लास था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड लगना चाहिए, तो कम ही देर का लेक्चर रखेंगे। आप जिस तरह से बोलेंगे हम लोग उस तरह से यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला देखिए, इसमें 10वां नंबर जो बताया गया है यहाँ पर, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी, इसमें क्या बताया गया है, 44, सबसे पहले देखो क्वेश्चन तो यहाँ है ना आपको, 44th अमेंडमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th कब हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना, 1978। तो 1978 कैसे हम याद रखेंगे इसको, कभी भूलना नहीं, 4+4 क्या होता है, 8। तो 1978 अगर भाई 42nd रहता तो 1976, 4+2 1976, तो ये कभी नहीं भूलेंगे ना। 44th अमेंडमेंट कब हुआ, 1978 में हुआ। इस अमेंडमेंट के तरफ कौन सा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है हमारा डायरेक्टिव, जो कि यहाँ बात किया जाए डीपीएसपी की हम बात करते हैं, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक भी बोलते हैं, उसमें कौन सी चीज ऐड किया गया। फर्स्ट, पहला, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इनकम, जो इनकम है उसके इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, स्टेटस देन फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये सारे चीज को जो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाव के लिए, या वाइल्ड लाइफ का संरक्षण के लिए। तो ये सब मतलब कौन सा सारा चीज 42वां, जो हमारा 42वां नहीं, 44वां संशोधन से, जो 44th अमेंडमेंट था, उससे हमें यहाँ पर ऐड किया गया। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों 10वां नंबर की, तो 10वां नंबर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ऐड किया गया है, एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा इसमें ऐड किया गया है यहाँ पर, जो 42nd। तो अब बात करेंगे जो डीपीएसपी में है दोस्तों, ये 3 बार अभी तक अमेंड हो चुका है, 3 बार नहीं 4 बार हो चुका है अमेंड, 4 बार इसमें अमेंड हो चुका है। लेकिन फोर्थ जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल यहाँ पर ऐड किया गया था, जो कि आपका क्या है, ये आर्टिकल 38। आर्टिकल भी याद रखना, खासकर डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स होता है दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, जो मूल कर्तव्य होता है, तो ये सब सारा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के फैक्ट्स को आप मिस नहीं कर सकते, ना तो फिर एग्जाम आप भूल जाइए। रियलिटी में बोल रहा हूँ उस चीज को, कम से कम आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, कि बेसिक यहाँ पर जो मिनिमम इनकम की बात करें, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इनकम स्टेटस फैसिलिटी, ये आपको आर्टिकल 38, ये आपको 44th अमेंडमेंट से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1978, उससे ऐड किया गया है। ये ध्यान रखना, तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और दो ऑप्शंस के बारे में अगर हम समझेंगे, तो इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। फिर इसे भी हम देखेंगे यहाँ पर, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अगर मतलब की तहत इसे ऐड किया गया था, उसी के अनुसार इसे ऐड किया गया था। तो जो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फंडा जो डीपीएसपी हमारा है, वो 42nd के अगर मतलब कि एक्ट के 1970 के अंदर भी ऐड हुआ है, 44th के भी अंदर ऐड हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर अगर देखें, तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये जो डेवलपमेंट है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इक्वल जस्टिस, यहाँ पर इक्वल जस्टिस में बताइए, प्रोटेक्ट इंप्रूव द इन्वायरमेंट, ये जो आपको प्रोटेक्ट और इंप्रूव द इन्वायरमेंट की बात किया गया, ये 48A है। ये क्या है, 48A है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर देखें तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी यहाँ पर क्या किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी यहाँ पर ऐड किया गया था। फिर 1970th अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ था, 2011 में 86, तो 2002 में हुआ था, ये 2011 में हुआ था, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया था। किसमें क्या ऐड किया था, 43B में ऐड किया था।
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 2002 में, इसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 20A1A भी ऐड किया था, और इसमें भी हमने एक आर्टिकल ऐड किया था 86 अमेंडमेंट, जिसमें कि आपको जो 6 साल से बोला जाता है कि जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है वो आपको बच्चे को प्रोवाइड, माता पिता का फर्ज होता है जिसे प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें और आपको कुछ अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप लक्ष्मीकांत भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से इसके बारे में दिया गया। तो आर्टिकल्स आपको दोस्तों याद रखना है। आर्टिकल 39 हो गया, 39A हो गया, जिसमें आपको लीगल जस्टिस, जो फ्रीडम ऑफ प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, जो आपको गरीबों को, पुअर को दिया जाता है। अगर 43A देखें तो वो भी आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, तो जिसमें कि आपको वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये सारा चीज़ उसमें आपको लिया गया था। फिर अगर देखें तो इम्प्रूव इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड जो फॉरेस्ट लाइफ था, 48 था, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था। एक ही ऐसा मतलब कि जो आर्टिकल्स था, एक ही ऐसा जो स्टेटमेंट है इसमें, जो कि आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर इसे ऐड किया गया था। वो है आपका क्या, यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम वाइल्ड लाइफ चीज को, या बोल सकते हैं किसी भी जीव जंतु को बचाव का कार्य हम करें। ये हमारा क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमने दोस्तों आज 10 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया, लेकिन 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को पूरा टॉपिक भी, उसका पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर दिया। मेंस के लिए नहीं किया, ये पीटी के लिए। मेंस के लिए तो दोस्तों एक टॉपिक में इसे थोड़ी होगा। पीटी के लिए मैंने किया, पूरा टॉपिक को डिस्कस किया, चाहे वो केशव नंदा भारती का केस हो, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका ये मतलब कि डीपीएसपी की बात हो, चाहे सिटीजनशिप की बात हो। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसी तरह से हम आगे कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे, तो जुड़े हमारे साथ, जो क्वालिटी जीएस क्लासेस के साथ है। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चीज़ आप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का जो हमारा ये सेशन है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए बने रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।